गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा टॉपिक पर आ गए थे। कांग्रेस के 3 चरणों में से 2 चरण हमने पढ़ लिए थे, एक उदारवादियों का और एक अंग्रेजों की भाषा में उग्रवादी, हमारी भाषा में जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। इसका मतलब वो लोग जिन लोगों ने ये कोशिश की कि भारत सिर्फ एप्लीकेशन ना लिखता रह जाए, भारत की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ काबिल जो नेता हैं वो अपनी बात में इतना दम रख पाए कि अंग्रेज उनकी बातों को सुने, समझे और उनके ऊपर फॉलो भी करे, कोई एक्शन भी ले। जो पिछली बार 20 साल जो काम कर गए थे उन लोगों की बातों को अंग्रेजों ने सुना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, एक्शन नहीं लिया। तो लाल बाल पाल वो यंग नौजवान थे जिन लोगों ने कोशिश की कि हमारी बातों को तवज्जो दी जाए, इंपॉर्टेंस दी जाए, महत्व दिया जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी चाल चली, हिंदू मुस्लिम पहले फाइट्स करवाई, राइट्स करवाए, दंगे करवाए, अलग कर दिए। उसके बाद मुस्लिम लीग बना के 1909 में लिखित में हिंदुओं की मुसलमानों की सीटें अलग। फाइनली 1911 में दिल्ली दरबार, फिर वो लाला लाजपत राय का देश से चले जाना, कि भाई वो तिलक का देश से चले जाना, जैसे किसी किसी कारणों से। फिर एनी बेसेंट का भी कहना कि मैं खुश हूं, मैं राजी हूं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। और फिर एक वैक्यूम का क्रिएट होना। उस बीच में गांधी जी की 22 साल बाद अफ्रीका से एंट्री और गांधी जी का इंडिया में धीरे धीरे करके एक एक कदम बहुत सोच समझ के, कहते हैं फूक फूक के कदम रखना, वो वाला काम। क्योंकि गांधी जी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है, 46 साल की अधेड़ उम्र में भारत वापस लौटे हैं, 2 साल से भारत में रह रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं कर रहे क्योंकि देखना चाहते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। ऑलरेडी जी के गोखले ने उन्हें कह दिया कि जैसा हम काम कर रहे हैं अगर वो ठीक होता तो लोग हमारे साथ होते, पर लोगों में तो फूट पड़ी, हिंदू मुस्लिम बटे, गरम नरम बटे, तो कोई काम में कमी है। फिर जाके देखा कि लाल बाल पाल का तरीका तो वो भी समझ में नहीं आया। यानी गांधी को अपना एक रास्ता निकालना था, न नरम जितने सॉफ्ट हार्टेड बनने थे और न गरम की तरह तेज तर्रार। एक ऐसा इंसान जो जरूरत पड़ने पे स्ट्रिक्ट भी हो और जो जरूरत पड़ने पे फ्लेक्सिबल भी हो। तो ये गुण कहीं ना कहीं गांधी ने फील किया कि मेरे अंदर होंगे तो ही जनता को मैं बातें बता पाऊंगा। और उसका रिजल्ट ये आया कि 1915 में लौटे, 9 जनवरी 15 में लौटे गांधी ने पूरा 15 सिर्फ जनता के बीच में बिताया, 16 भी जनता के बीच में बिताया। और फिर 17-18 की मैंने कहानी सुनाई थी, 3 आंदोलन, एक चंपारण, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा। चंपारण में नील वाले किसान जो इंडिगो प्लांटेशन में काम करते थे, तिनकठिया पद्धति 3/20 हिस्सा पढ़ाया था। और रामचंद्र शुक्ल नाम के एक जमींदार थे बड़े, उनके सहयोग से गांधी जी जो थे वहां पहुंचे। और फिर धीरे धीरे करके गांधी जी ने वहां 4 लोगों का सहयोग लिया, जिनमें हमारे भारत के भावी जो बने आगे जाके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो पेशे से वकील थे। फिर वहां से हमने देखा था गांधी जी थोड़े से छोटे लेवल पे वाहवाही बटोर के आए। उसके बाद बाय चांस जल्दी जल्दी किस्मत ने मौके दिए और गांधी जी ने मौके को पकड़ लिया। मौका किस्मत हर इंसान को देती है। समझदार कौन, जो किस्मत के दिए हुए उस मौके को तुरंत पकड़ ले। बेवकूफ कौन, जिसके सामने से मौके जाते रहे और वो बैठा रहे। जैसे जिन लोगों की उम्र 28 से 27 है और जिनकी इच्छा है कि हमें भारत में नौकरी करनी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम विदेश में नहीं जाएंगे, हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं कोशिश करना चाहते, पहले आजमाना चाहते हैं किस्मत गवर्नमेंट सेक्टर में, तो फिर उनके सामने से बेटा मौके जा रहे हैं। अब ये मौका ही तो है एमटीएस का। एमटीएस का ऑप्शन था सबके सामने भरने का, एसएससी सीजीएल का मौका था, एसएससी सीएचएसएल का मौका था, एसएससी जीडी का मौका था, आरपीएफ का मौका। तो सारे मौके तुम्हारे सामने 2024 में से गए। कल लास्ट डे है ना भरने का, शायद सीजीएल या एमटीएस में से कल किसी की लास्ट डेट भी है, 30 जुलाई को मैं ये बात कह रही हूँ, 29 को, कल 30 है। इसका मतलब गांधी की किस्मत तेज चल रही थी और उनको बार बार मौके मिल रहे थे। मौके को पकड़ने वाला इंसान आगे बढ़ता है। तो गांधी जी ने उन मौकों का फायदा उठाया। 17 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद के मिल मजदूर, जिनमें याद करो अनसुईया बेन पटेल थी। मजदूर और मालिकों के बीच में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। मालिक कह रहे थे हम 20% बोनस देंगे, मजदूर कह रहे थे 50। गांधी जी ने दोनों के बीच में 15 घटा के 15 बढ़वा के 35 पे मामला सेट करवा दिया। तो ना तो मजदूर दुखी हुए और ना ही मालिक। इस तरह से गांधी जी की फिर वाहवाही। अब ये कौन थे, ये मिल के मालिक और मजदूर थे, ये किसान नहीं थे अहमदाबाद वाले। खेड़ा में क्रॉप फेलियर था, जितनी पिछले साल फसल हुई उसकी 25% फसल भी नहीं हुई। और अंग्रेजों की खुद की लॉ बुक में था कि अगर किसी इलाके का टोटल प्रोडक्शन पिछले साल के प्रोडक्शन से 1/4 भी ना हो तो फिर वहां से हम टैक्स नहीं लेंगे। तो गांधी जी ने उन्हीं की बातों में उनको फंसाया और फाइनली खेड़ा के सत्याग्रह में गांधी जी के जो जितने लोग जुड़े थे वो जीत गए। अंग्रेजों ने कहा जो भर सकता है टैक्स भर देना, कौन भरेगा, तो नहीं भरा हम लोगों ने।
तरीके से 3 छोटे-छोटे फ्रंट्स पे लड़ने पर तीनों में विजय हासिल की महात्मा गांधी ने। यहाँ से सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह ये शुरू हो गया। गांधी जी की भूख हड़ताल का पहला एग्जाम्पल जब मिल के मजदूरों के लिए गांधी जी बैठे तब देखा। गांधी जी ने कहा था मैं सत्याग्रह कर दूंगा, लेकिन किया नहीं था। सत्याग्रह गांधी जी ने इस्तेमाल किया फिर खेड़ा और इसमें अपना खेड़ा में सत्याग्रह और अहमदाबाद में भूख हड़ताल। और उससे पहले फिर वो आसानी से ही मान गए थे, ज्यादा चिकचिकबाजी हुई ही नहीं थी। ये गांधी के छोटे स्टेप्स थे। हमने ये पढ़े थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद आता हो। रॉलेट एक्ट से पहले देखो ये पढ़ा था, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। इनमें मैंने खास आदमियों के नाम बताए थे। अनसुईया बेन पटेल, जो वो मिल मजदूर मालिकों वाला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंपारण वाला। ये बड़े लोग हैं। और खेड़ा में जो अपने पटेल थे। देखो, अहमदाबाद मिल मजदूर थे ना, अनसुईया बेन पटेल, खुद एक रिच घर से थी। खेड़ा में इंदुलाल याग्निक भी इंपॉर्टेंट है और पटेल भी इंपॉर्टेंट है। और चंपारण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। देखो, 35% की बात हुई थी ना, ये सारा बताया था। 35% की बात, प्लेग बोनस अहमदाबाद। तो आज इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने लास्ट पढ़ा था अनसुईया बेन पटेल। आज शुरू करना है रॉलेट एक्ट। पर इस रॉलेट से पहले मैं देखती हूँ, मैंने शायद उनको कहा था थोड़ा सा डिटेल में लिख देंगे इनको। नहीं, चलो वही शुरू करते हैं। और रॉलेट, क्योंकि गांधी जी वाले जो बड़े आंदोलन है ना, बाद में ही आएंगे। पहले मैं इसको समझाऊंगी। देखो, इतना पढ़ा रखा है तुम्हें लास्ट, अनसुईया बेन पटेल। अब जैसे तुम नोट्स बनाओगे तुम्हें दिक्कत ना हो, पहले मैं इनको समझा देती हूँ रफ में, फिर किताबी भाषा पढ़ेंगे एग्जाम में। क्योंकि किताबी भाषा आती है, इसलिए मैं किताबी भाषा साथ साथ पढ़ाती हूँ। पर कहानियां पता होंगी तो ये भाषा जल्दी समझ में आएगी, जल्दी याद होगी, इसलिए कहानियां भी सुन लेनी चाहिए। हिस्ट्री तो बेसिकली कहानी ही है। देखो, अंग्रेज दुखी हो रहे थे। क्यों दुखी हो रहे थे? क्योंकि लाल बाल पाल ने एक गाइडेंस दे दी थी यंग लड़कों को कि तुम भी कुछ कर सकते हो। अब धीरे धीरे जगह 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 क्रांतिकारी उत्पन्न होने लगे। क्रांतिकारियों को जैसी होता ना भाई, जैसे अब देखो आजकल धान की फसल है। मैं जब ये पढ़ा रही हूँ उस टाइम धान की फसल आपके खेतों में, गाँव के आसपास सब जगह है। धान की फसल में देखा है साथ साथ धान की गंदगी भी निकल आई है। तो कुछ लोग अब उस गंदगी को, जैसे ही वो बढ़नी शुरू होगी, जड़ पकड़ेगी, तुरंत निकाल देंगे। गंदगी को, वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को शुरुआत में ही हटाना फायदेमंद होता है। अदरवाइज तो सारा पोषण खा जाएंगे मेन फसल का, फिर मेन फसल कैसे पैदा होगी? तो यही काम था कि भैया जो अंग्रेज थे ना, इन्हें लगता था कि हमारे जो ये यंग नौजवान लड़के क्रांति की बातें करते हैं, आजादी की, ये वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स की तरह, और इनको पहले से ही उखाड़ दो। तो इन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम था ये? इनका नियम का टारगेट था कि जो नौजवान युवा भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज उठाने की कोशिश करे, नेता बनना तो बहुत दूर की बात है, आवाज उठाने की कोशिश करे, उसको वहीं दबा दो। इस जो एक आदमी है जिसका नाम है सिडनी रॉलेट, उस आदमी ने, नाम बड़ा लंबा है इसका, द अनार्किकल, की भैया जो गड़बड़ करे उनके लिए एक्ट लेकर आओ। लेकिन ये फेमस किसके नाम से हुआ? जिस आदमी ने ये दिया था, जिसका नाम था सिडनी रॉलेट। तो इसलिए इस एक्ट का नाम भी पड़ गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, एक्ट होता है अधिनियम, कानून मान लो अपनी भाषा में। तो सिडनी रॉलेट ने अपने देश की संसद में प्रेजेंट किया एक एक बिल, एक विधेयक, जिसपे उसने कहा कि इंडिया में लगातार जो ये उग्रवादी बढ़ रहे हैं, अगर हम लोगों ने स्ट्रिक्ट नियम नहीं बनाए तो ये हमें दुखी कर देंगे और हमें वहां से उखाड़ फेंकेंगे। ये बात कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी वहां संसद में। और संसद ने कहा कि जैसे ये थोड़े थोड़े से उभरे ना, एकदम तो कोई लीडर नहीं बन सकता ना, तो उसको लीडर बनने की कोशिश करने वाले को जड़ से मिटा दो, यानी उसको किसी भी झूठे मामले में फंसा के और खत्म कर दो। कितनी बड़ी कहानी है, कानून का लपेटे में लेना तो बहुत आसान है ना। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली आया, अपनी भाषा में कहें तो भारत के जितने लड़के यंग थे क्रांतिकारी, जो देश की आजादी की बातें अब करने लगे थे और जनता के बीच में जाके जनता को जगाने की कोशिश करते थे कि तुम क्यों अंग्रेजों के राज में बैठे हो, अपना हक मांगो, लड़ो, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, क्या होगा, मर जाएंगे। जो आज जीवन ऐसे तो फिर भी अच्छा ही होगा, आने वाली पीढ़ियां तो इज्जत करेंगी। ये कहीं ना कहीं थॉट ना चल पड़ा था, और ये बुजुर्गों के दिमाग में नहीं था, ये यंग लड़कों के दिमाग में था। तो ये एक ऐसा एक्ट आया जिसने यंग उभरते नौजवानों को, जो देश की भक्ति की बातें करे, मारकाट की बातें करे, अंग्रेजों को मारने की बात करे, उनको तुरंत से खत्म कर दो। इसीलिए ये फेमस हो गया जल्दी ही। अंग्रेजों के पार्लियामेंट से इसको तुरंत से हामी मिल गई कि ठीक है, करो जैसी जरूरत हो, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है भारत, इसको हाथ से थोड़ी निकलने देंगे। तो उन्होंने तुरंत से वहां इसको हामी दिलवाई, यहाँ ये एक्ट आया और लागू कर दिया। इस एक्ट में ये कहा गया कि जो भी इंडियन नौजवान किसी भी एरिया में, उस टाइम बगावत ना मेनली होती थी या तो कलकत्ता की बेल्ट में या पंजाब लाहौर में,
तो ये बेसिकली जो एक्ट था ना, ये पंजाब लाहौर में ज्यादा यंग लड़के, क्योंकि नेशनल कॉलेज जैसी संस्थान थे और यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे लड़के, कि यहाँ से लड़के और बंगाल से और महाराष्ट्र से निकलने नहीं चाहिए। तो इस एक्ट में कहा गया कि जहां कोई लड़के या कोई लीडर्स इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश करें, उनको तुरंत इस एक्ट में पकड़ लो। और इस एक्ट में पकड़े जाने का मतलब था आपके ऊपर मुकदमा तो चलेगा, लेकिन आपके घर वालों को पता नहीं चलेगा कि आप किस जेल में हैं, आपका मुकदमा किस जज के सामने जाएगा, आपको किस अदालत में पेश किया जाएगा। यानी आपके घर वाले ना आपके लिए कोई वकील कर पाएंगे, न ही आपके लिए कोई अपील करने वाला होगा, और न ही आपके घर वालों की आपकी कोई दलील सुनी जाएगी। तो इसको नाम भी यही दिया गया, क्या, कि बिना अपील, हमारी कोई अपील नहीं चलेगी कि हम बड़े कोर्ट में चले जाएं, बिना वकील, हमारा कोई वकील कुछ नहीं कर पाएगा, और बिना दलील, ना हम कोई दलील कर सकते। दलील देनी होती है ना अपनी बात रखने के लिए। किसी ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, तुम्हें पता है कि झूठा इल्जाम है, तो तुम क्या करोगे? अपने पक्ष में सबूत रखोगे कि भाई मैं तो वहां था ही नहीं जहां ये घटना घटी, मेरे पास इसका सबूत है, भाई मेरे पास उस टाइम का मेरी कॉल रिकॉर्डिंग देखो, मेरे फोन की लोकेशन देखो। तो आप दलील तो दोगे ना। अब आज तो मैं एग्जाम्पल फोन का दे रही हूँ, तब तो फोन नहीं थे, लेकिन फिर भी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। यानी भैया ये तो ऐसा कानून है जिसके ना तो कोई वकालत कुछ कर सकती, ना कोई दलील दे सकता, ना कोई अपील कर सकता किसी हायर कोर्ट में कि भैया मेरी अर्जी सुन लो, मैं गलत नहीं हूँ। तो ये तो काला कानून हो गया। भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में तो छोड़ो, पहले अंग्रेजों के टाइम में भी गलत आदमी अगर गलत है भी, तो भी तो उसको प्रूफ करना पड़ता था ना किसी सामने लगे कि वो गलत है। कोई ये कहे कि मैं गलत नहीं हूँ, तो अपनी बात रखने का मौका तो हर किसी को मिलेगा, मानवता के आधार पे ही सही। छोड़ो डेमोक्रेसी, हम नहीं थे डेमोक्रेटिक, लेकिन मानवता तो ये कहती है ना कि आदमी की बात जो कि गलत भी फंसा गया उसको सुन लेना चाहिए। तो अब यही बात थी कि भाई हमारी बात सुनोगे ही नहीं, ना हमारे वकील की सुनोगे, ना हमारी अपील सुनोगे, ना हम कुछ कर सकते। तो इसको हम इंडियंस पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि ये कैसा कानून है, ये तो काला कानून हो गया, ये तो तुम्हारी मन मर्जी हो गई, जिसको मन करे उठाओ, पकड़ो, जिसने कुछ भी गलती नहीं की पकड़ लाओ उस जवान लड़के को, खूब मारो पीटो, जेल में रखो। ना तो कोई अपील कर पाए उसके घर वाले, ना कोई वकील उसके बारे में कुछ करे, कोई केस ही ना लड़ पाए, और ना उसकी दलील सुनी जाए। ये तो सीधी बात हो गई कि जो थोड़ा सा भी बोलता दिखे देश के पक्ष में, भारत के पक्ष में, उसको उठा लो और कह दो इस पे हमने रॉलेट एक्ट लगा दिया, अब ये गायब हो जाएगा। ये 2 साल 3 साल कहाँ रहेगा इसके घर वालों को पता नहीं। सोचो इस बीच में कितना मारेंगे, 3rd डिग्री का टॉर्चर देंगे, और घर वाले कुछ कर ही नहीं सकते। जाके पूछ रहे हैं कहाँ है हमारा लड़का, हमें नहीं पता। जाके मिलने का तो हक होता होगा ना कि जाके अपने बेटे से मिलने, मिलना भी बंद। तो एक तरह से काला कानून था। इसका जैसे ही पढ़े लिखे लोगों को पता चला, उन्होंने कहा भाई ये तो गलत है, विरोध करो इसका। और इस कानून में जब तक हम विरोध करते कुछ करते, उससे पहले 2 हमारे लीडर पकड़ लिए। और 2 लीडर कौन पकड़े देखना, एक हिंदुओं के बड़े लीडर, एक मुस्लिम्स के, दोनों बहुत बढ़िया लीडर्स थे। एक का नाम था सत्यपाल, सत्यपाल नाम से दिख रहा है, हिंदुओं के लीडर, और एक सैफुद्दीन, ये मुस्लिम्स के लीडर। और कोइंसिडेंस देखो, दोनों अच्छे दोस्त थे। सत्यपाल का पूरा नाम है सत्यपाल किचलू, पढ़े लिखे थे ये। और सैफुद्दीन, सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन, इसको हटा देते हैं। सत्यपाल, सैफुद्दीन किशलू थे, सत्यपाल इनके नाम के साथ मैंने लिख दिया गलती से, फर्स्ट सेकंड, दोनों का नाम भी स्टार्टिंग एक ही है। अच्छे दोस्त थे, पंजाब की बेल्ट में बहुत सारे लोग इनकी बातें मानते थे। तो सैफुद्दीन और किचलू, ये 2 नाम हैं, ये ध्यान रखना। अब इन दोनों ने मिलके पूरे लाहौर पंजाब की बेल्ट में जो यंग नौजवान लड़के थे ना, उन लोगों के मन में ये बात डाल दी कि भारत एक है, पाकिस्तान भारत अभी तक किसी के मन में भी नहीं था। ये सब बाद की बातें हैं, ये इनके ऊपर तो बाद में काम हुआ। तो भारत एक है और हम सब मिलके काम करेंगे। तो एक यूनिटी की भावना पैदा हो गई इस पूरी लाहौर से पंजाब हरियाणा तक की बेल्ट में। अगर यूनिटी होगी तो नुकसान होगा अंग्रेजों का, यूनिटी होने का मतलब ये लड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं तो उनके जेब कैसे भरेंगी। अगर सब समझदार हों और बातें अच्छी करते हो तो अंग्रेजों को भागना पड़ेगा ना, वो तो इसी में खुश थे कि आपस में लड़ते रहे। तो सैफुद्दीन और सत्यपाल को पकड़ लिया और कहा कि इन दोनों को हमने पकड़ा है, किस एक्ट में, रॉलेट एक्ट में। रॉलेट का मतलब अब ना तो हमें ये पता चले कि ये दोनों आदमी इकट्ठे हैं एक ही जेल में या अलग अलग, किस जेल में बंद हैं, भाई कित कौन सी धारा लगा दी, कहाँ मुकदमा चलेगा, ना हम वकील को भेज सकते, ना हम ये कोई दलील सुनी जाए, ना अपील। काले कानून में पकड़ लिए। इसका मतलब अब हो सकता है इनको मार डाले या पता नहीं कहाँ इनको कैसा टॉर्चर करें। तो सारे इस बेल्ट के लाहौर से पंजाब तक के यंग नौजवान लड़के इकट्ठे हुए और सबने कहा भी विरोध करना चाहिए। और ये तो बिल्कुल इलीगल तरीके से हमारे बड़े लीडर पकड़ लिए। इकट्ठे होके वो लोग और यहाँ चले गए, जो अपना ये था ना डीसी, उस जमाने में जो भी डिस्ट्रिक्ट का हेड था, वहां चले गए। वहां चले गए तो वो नारेबाजी करने लगे कि भाई इनको रिलीज करो, सत्यपाल को, सैफुद्दीन को रिहा करो, रिहा करो। अब डीसी ने 2 4 आदमियों को कहा इनको भगाओ यहाँ से, ये कलेश कर रहे हैं। उन्होंने आके डराया धमकाया कि भाग जाओ, गोलियां चलाएंगे। ये लोग नहीं हटे,
उन्होंने कहा नहीं हम लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, कहाँ है बताओ। तो उन्होंने गोलियां चलाई, 2-3 लोगों को लग गई वो गोलियां, अंधाधुंध फायरिंग थी, मतलब ऐसे आंख बंद करके चला रहे जिसको लग गई, 3-4 आदमी मर गए। उस बात से ये भीड़ गुस्से में आ गई कि भाई हम लोगों को एक तो हमारे लीडर्स पकड़ लिए, ये तक नहीं बता रहे कि कहाँ किस जेल में है, मुकदमा कौन सा चलेगा, कौन सी धारा लगेगी, हम कोई वकील करे, कुछ नहीं सुन रहे, ऊपर से 3 और लोगों को मार डाला। ये बात बड़ी बन गई। अब वहां तो हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन घर आके प्लान किया कुछ लोगों ने कि हम इनके लोगों से बदला लेंगे। अब इनके लोग कौन है? इनके लोग ये तो नहीं पकड़ में आएंगे क्योंकि इनके पास तो हथियार है। तो गलियों में जहां इनके स्कूल थे, जैसे एक एग्जाम्पल है जो लिखा हुआ है किताबों में, एक स्कूल हुआ करता, मिशनरी स्कूल चलाती थी कोई लेडी, अंग्रेज थी वो। तो उसके आसपास जैसे गली में घर थे। अब जैसे पूरे में ना दंगों की खबर फैल गई कि भाई दंगे होंगे, दंगे होंगे, और ऐसे ऐसे 3 आदमी अंग्रेजों ने मार दिए और अब जो है बदला लिया जाएगा। तो उस लेडी ने, वो स्कूल चलाती थी, स्कूल चलाने का काम अच्छा करता है कोई इंसान, को खराब इंसान नहीं करता होगा। तो उस लेडी को लगा कि भाई कहीं बच्चे लपेटे में आ जाए दंगे के में और दंगाई कुछ भी कर दे, तो उसने तुरंत से छुट्टी की और वो अपना ताला लगाने लग गई कि भाई ताला लगा जाती हूँ, अब 4-5 दिन बंद रखेंगे। तो क्या हुआ, जब वो बच्चे तो भाग गए थे छुट्टी होते ही, वो ताला वाला लगा रही थी, वहां भीड़ आ गई। भीड़ ने उस औरत को जो है खूब मारा पीटा। गलत था, नहीं करना चाहिए था, बीइंग अ लेडी अगर हम देखें तो वैसे भी गलत किया। उस औरत को बहुत ज्यादा मारा पीटा, अंग्रेज थी वो महिला, वो औरत कुछ भी नहीं कर पाए, एक लेडी क्या करेगी। लेकिन ये बात बवाल मच गया इस बात से। अंग्रेजों ने इसको ये लिया कि ये इस लेडी को नहीं मारा, ये हमें मारा है, एक तरह से हमारे ऊपर अटैक किया है। तो अंग्रेजों ने जिस गली में वो इंसिडेंट हुआ था ना, उस गली में दोनों तरफ अपने सिपाही खड़े कर दिए। अब इस गली में, यहाँ मान लो स्कूल था, यहाँ ढेर सारे घर थे, छोटे छोटे ढेर घर हुआ करते थे। तो इन सब घर वालों को गली में निकलना। अब अंग्रेजों ने इस गली में यहाँ 2 सैनिक खड़े कर दिए और यहाँ 2 सैनिक। और क्या रूल बनाया, जो गली में से बाहर जाएगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा भैया, खेत में जाना है, कहीं मार्केट जाना, तो गली से तो निकलोगे। इस गली से जो भी निकलेगा उसको रेंगते हुए निकलना है। यानी अपने घर से निकले, पहला कदम जो उस पे रखोगे ना जमीन पर, उसमें लेट जाना है गली में, और लेट के और रेंग रेंग के, इससे अपनी कोहनियों से रेंग रेंग के गली पार करनी है। और फिर वहां जो सिपाही बैठा खड़ा है ड्यूटी पर, जिसकी ड्यूटी है, वो थूकेगा, उस थूक को चाटना है। मतलब कितनी घटियापन, पढ़ के भी ऐसा लगता है कि कितने ज्यादा नीच लोग थे। ये करना है। उसके बाद जैसे कितना अपने आप से घिनना है इंसान को, ऐसे काम करा के कितना ज्यादा मानवता के नाम पे जैसे किसी को कितना परेशान कर सकता है कोई। ये फेमस है ये घटना इस गली की। इसमें इतना ज्यादा परेशान हुए लोग कि क्या करते, इसीलिए लोगों ने इसके तुरंत बाद ही जो था ना, रॉलेट एक्ट के विरोध में कई जनसभाएं बड़ी बड़ी, जैसे इस गली में तो नहीं लेकिन बाहर बाहर हुई। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और वो महाराष्ट्र, उस टाइम पे तो मुंबई था, मुंबई से चल पड़े ट्रेन में बैठ के कि मैं पंजाब जाऊंगा। ये सब पंजाब में ही हो रहा था। लेकिन पंजाब पहुंचने से पहले जब वो हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंचे ना, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया और कहा कि सर आपकी एंट्री बैन है, आप नहीं जा सकते। वहीं से उनको पहली बार गिरफ्तार किया इंडिया में। इससे पहले महात्मा गांधी कभी गिरफ्तार नहीं हुए। गांधी 15 में आए थे, 3 आंदोलन सक्सेसफुल चला चुके थे, कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। 1919 में गांधी की पहली गिरफ्तारी हरियाणा में, रेवाड़ी में, आज हरियाणा है तब पंजाब था, यहाँ पर हुई। कुछ नहीं किया गांधी ने, क्राइम नहीं किया, पकड़ा और स्टेशन के उस तरफ ले जाके वापसी की ट्रेन में बैठा दिया, बस। रॉलेट एक्ट का विरोध पूरे देश में हुआ। लेकिन रॉलेट एक्ट के विरोध के साथ साथ जो ज्यादा बड़ी घटना बन गई वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ, अब जैसे ये सब हुआ, इसके साथ साथ अब वो जो चली ना गोलियां वोलियां, उसके तुरंत साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये 10 से 13 तारीख के बीच में हुआ है, अप्रैल में, 3-4 दिन के अंदर अंदर। आप सबको पता है कि सिख बंधुओं का एक त्योहार आता है जिसपे जब फसल कट जाती है अप्रैल के महीने में, जब गेहूं कटता है तो फिर वो लोग खुश होते हैं और एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं बैसाखी। हर साल आपको पता है कि अप्रैल के मिड में त्योहार आता है। तो बैसाखी के मेले अभी भी भरते हैं। उस टाइम पे तो सिर्फ यही एंटरटेनमेंट था, कोई मीडिया नहीं था, कोई टीवी नहीं थे, अखबार नहीं थे, रेडियो नहीं थे, कोई म्यूजिक नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, कोई इंस्टा नहीं था। तो लोगों के लिए पूरे साल का चाव था कि भाई त्योहार होगा, मेला भरेगा, हम जाएंगे। तो जलियांवाला बाग, जल्ली नाम का एक आदमी था, उसका ये बाग था, इसलिए इसका नाम है जलियांवाला बाग। उस आदमी के इस बाग में, आप सबको पता होगी वो कहानी, बड़ा सा बाग था, इसमें अलग अलग एंट्री गेट थे, लेकिन मेन एंट्री गेट एक था, बाकी सब छोटे छोटे से एंट्री गेट थे, ऐसे अलग अलग। इन पे ज्यादातर ताले लगे रहते थे, ये यूज नहीं होते थे, इस गेट का इस्तेमाल करते थे। ये गेट थोड़ा चौड़ा था, यहीं से आवाजाही थी। तो सब लोग ये बाग क्यों फेमस था, यहाँ भारी भरकम पेड़ थे और यहाँ बहुत आसानी से ना कई हजार लोग इकट्ठे होते, इतना बड़ा बाग था।
कई एकड़ में फैला। पेड़ थे चारों तरफ, ठंडी छाया में आदमी बैठेगा और जो है बीच में खुला मैदान था, तो बैठ के बातचीत कर सकते हैं। एक तरह से पिकनिक टाइप मान लो उस ज़माने की। तो हुआ क्या, यहाँ लोग बैसाखी के मेले में आए थे और बैसाखी के उस मेले में जैसे दोपहर बढ़ती है अप्रैल में तो गर्मी बढ़ने लगती है। जब गर्मी सी बढ़ी तो उस टाइम पे ना मेले में यार दोस्तों के साथ नहीं परिवार के साथ जाने का चलन था कि भाई गाँव से पूरा परिवार, भाई फसल बिक गई है, पैसे आ गए किसान के घर, वो खुश है, उसके घर अनाज भर गया। तो अपनी वाइफ को, बच्चों को, माँ को, अपनी बहन को, अपने परिवार को, पिताजी को, भाई के बहन मतलब वाइफ को, बच्चों को, पूरा परिवार खानदान तब इकट्ठे रहा करते थे। तो भर भर के वो अपना जिसके पास ट्रैक्टर है या जिसके पास जैसा साधन है उससे बैठ के और शहर जाया करते थे। फिर वहां मेलों में से सामान खरीदते, भर के वापस लौटते क्योंकि पैसा था हाथ में। तो हुआ क्या, दोपहर में सब लोग, थोड़ा दूर लगता था वो मेला, जब थक गए ना मेले में घूमते घूमते, सिर पे सूरज चढ़ आया, तो ये लोग अपना थोड़ा आराम करने के लिए उससे जहां वो भरा था मेला, उस मेले से थोड़ी दूर ये पार्क था, ये बाग था, यहाँ आ गए। था तो 1-1.5 किलोमीटर, लेकिन फिर भी उस टाइम पे 1-1.5 किलोमीटर को मानते नहीं थे वॉक करना। यहाँ आके पेड़ों के नीचे बहुत लोगों ने अपनी चादर बिछाई और अपनी परिवार के साथ बैठ गए, कोई कुछ खा रहा है, कोई सो गया, कोई आराम कर रहा है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब ये लोग अनजान है, गांव से आए हैं, बेचारे सीधे शरीफ लोग हैं, खेती करके अपना पेट पालते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। थोड़ी देर में ना एक पेड़ के पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए, नौजवान से लड़के थे। इनमें से एक दो थोड़ा पेड़ के ऊपर को, जैसे होता है ना थोड़ा एक ऊंचा सा एरिया होता है, बाकी लोग नीचे थे, तो 2-3 ऊपर पेड़ के पास चढ़े हुए थे, भाषण देने लग गए, मतलब तेज तेज आवाज में, बुलंदी भरी आवाज में राष्ट्रवाद की बातें करने लग गए। अब ये क्या हो रहा था, एक्चुअली आज एक मीटिंग यंग लड़कों ने भी रखी थी पंजाब के इसी बाग में, किस चीज को लेकर, सत्यपाल और सैफुद्दीन जो पकड़े गए थे ना, इनकी ही रिहाई कैसे करवाए, क्या एक्शन ले, इसको लेकर। तो वो जब यहाँ बातचीत कर रहे थे तो सोचो एक दो आदमी बोल रहा है मेन, यहाँ 10-20 आदमी खड़े हैं। इंसान में ना क्यूरियोसिटी बहुत है और हम इंडियंस में तो ज्यादा है। कहीं पे अगर 10 लोग खड़े होंगे और आप जा रहे हो ना, आप देखना 100% आप भी जरूर देखोगे कि क्या हो रहा है। अब वहां 10 लोग खड़े थे, 20 लोग खड़े थे, ये जो आसपास लोग थे ना अपने अपने परिवारों के साथ बैठे थे, लेटे थे, खा रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे, कोई सो गया था, ये भी उठे और ये उठ उठ के यहाँ से अपने परिवारों के पास से बहुत सारे लोग जाके इस भीड़ का हिस्सा बनने लग गए। देखते 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 इस भीड़ का साइज बढ़ गया। अब इस भीड़ में ढेर लोग आ गए, तो वो ढेर लोग आ गए, सोचो ये भीड़ बड़ी दिखाई दी, यहाँ पूरा ऐसे भर गया। किसी चुगलखोर आदमी ने ये बात जाके उस दिन, और जो इस शहर का हेड था जिसके हाथ में इसका प्रशासन था, उसको बता दी कि सर ऐसे ऐसे जो है ना सरकार के खिलाफ बहुत लोग इकट्ठे हो गए हजारों की संख्या में। तो उसने जो था क्विक एक्शन लिया, उनको लगा ये सब हमारे खिलाफ है, जबकि इनके खिलाफ 20 लोग भी नहीं थे, बाकी सब तो अपने उसमें से आए थे मेले में से, अनजान, किसी को क्या पता। अब जब ये सब हुआ, ये भीड़ बढ़ गई, तो यहाँ आप सबको पता है वो हिस्ट्री में कि जनरल डायर आया, वो इस गेट से घुसा और अपने साथ वो यहाँ पर ढेर सारी फौज, और सोचो इतने नॉर्मल लोगों को जिनके पास कोई हथियार नहीं है, मारने के लिए बड़े बड़े सब हथियार लेके चला, जैसे वो टैंक वैंक और इस तरह की जो चीजें उसके पास अवेलेबल थी वो सब ले गया, भारी भरकम भी, जैसे को पता नहीं कितने आतंकवादी इकट्ठे हों। और यहाँ घुस के उसने अपनी फौज को तुरंत से जैसे एक्शन में नहीं बैठते फौजी, इस तरह से बैठा दी एकदम से, उन्होंने अपनी बंदूकें तान दी। जब ये सब हो रहा था ना, भाग भाग के सिपाही आ रहे थे, तो टक 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 की आवाज है जब आई जूतों की, तो इन सबका ध्यान डाइवर्ट हुआ, ये सब पीछे देखने लगे कि क्या हो रहा है ये। अब सोचो इनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि कुछ इस तरह का होगा, ऐसे फौज आएगी और कुछ होगा गड़बड़। तो ये इनको लगा पता नहीं क्यों आए हैं। ऐसे मुड़ के देखा, इतने में घोषणा कर दी कि 3 मिनट है, जिसको भागना है भाग जाओ, 3 मिनट बाद यहाँ फायरिंग होगी। अब इमेजिन करो, एक आदमी इस भीड़ का हिस्सा है, जिसकी बूढ़ी माँ यहाँ लेटी थी, जिसको उठने में ही 5 मिनट लग जाएंगे, जिसकी पत्नी एक छोटे से बच्चे को लेके, 2 साल के बच्चे को लेके सोया हुआ है बच्चा, जिसकी बहन, जिसके भाई, उसके बुजुर्ग पिताजी, उसके भाई की पत्नी, उसके बच्चे, उसकी एक अनमैरिड बहन, पूरा मतलब एक 20 लोगों का परिवार है। 3 मिनट में वो आदमी खुद भागेगा, या वो 3 मिनट में यहाँ से भीड़ को चीरता हुआ अपने परिवार के पास जाए और यहाँ से इन सबको लेके भागे? 3 मिनट में क्या करेगा कोई? भीड़ निकलने देगी? भीड़ भी तो भागेगी ना। तो इमेजिन करो कि 3 मिनट में कोई कैसे भागे, नहीं भाग सकते, अपने परिवार पे रख के देखो, कोई नहीं भाग सकता। जो भगदड़, वो सोच पाते कि क्यों, क्या हो गया, हमने क्या कर दिया कि 3 मिनट में हमें भागना है। दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया कि 3 मिनट क्यों, हमने क्या किया, हमारे ऊपर क्यों गोलियां चलाएंगे। जब तक कुछ सोच पाता कोई, इतनी देर में गोलियां, इसने ऑर्डर दिया फायर। यहाँ से गोलियां निकल निकल के इनकी तरफ पहुंचने लग गई, इनको गोलियां लगने लग गई। अब जिस जिस तरफ गोली लग रही है, बाकी लोग भगदड़ मच रही है।
और भगदड़ मच रही है तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पागलों की तरह अंधाधुंध। यहाँ पे आप सबको पता है वो कुआं था, उस कुएं में कूद गई कितनी औरतें अपने आप को बचाने के लिए, आदमी दीवारों पे चढ़ने लगे, वहां शूट कराया। आज भी वहां की दीवारों पे कहते हैं होल्स बने हुए हैं। तो ये जो इंसिडेंट था ना, इस इंसिडेंट में बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए जो बच सकते थे। लेकिन उस डायर ने क्या किया, जब ये सब हुआ ना, 10 मिनट, लगभग 12 मिनट गोलियां चली, जितने मैक्सिमम लोग मार सकते थे मर गए। उसके बाद बहुत सारे बेहोश हो गए, गिर गए, किसी का ब्लड निकल रहा है, किसी के मान लो गले में गोली लग गई, किसी के कंधे में, कुछ लोग मरेंगे, कुछ नहीं, किसी के पेट में लगी। अब जिसको ऐसी जगह गोली लगी जिससे कि उसका सेंसिटिव कोई ऑर्गन मान लो हार्ट पे लग गई तो मर जाएगा। किसी के पैर में जांग पे गोली लगी है तो नहीं मरेगा उसका, लेकिन ब्लड बहुत बहेगा, हो सकता है सुबह तक वो भी मर जाए। अब एक तरीका क्या था, उसने जो भी सोचा, उसने एक डिसीजन और टफ लिया। उसने कहा यहाँ इस शहर में कर्फ्यू लगा दो, कोई भी आदमी यहाँ एंटर ना कर पाए। ये खबर गांव गांव तक पहुंच गई, भाई गोलियां चल गई, गोलियां चल गई, सब भागे गांव से रिलेटिव्स कि भाई हमारे चाचा गए हुए थे, हमारे मामा गए हुए थे, हमारे बुआ गई हुई थी, हमारे पिताजी गए हुए थे। गांव में सब तो गांव खाली नहीं करते ना, कुछ लोग तो रहते ही हैं। जब तक वो लोग आए तो पता चला कि शहर में तो एंट्री ब्लॉक है, शहर तो ब्लॉक है, जा ही नहीं सकते। अब सोचो जिसका पूरा परिवार आया होगा, कोई 2 लोग घर रह गए, उनमें से 18 लोग आ गए 20 में से। तो वो 2 लोग कितनी बेचैनी से उनकी रात कटी कि हम क्या करें, हमारे घर वाले ठीक हैं कि नहीं हमें पता ही नहीं, क्योंकि हम वहां जा नहीं सकते, शहर में ब्लॉक कर रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है। कितने लोग रात में ब्लीडिंग ज्यादा होने से मर गए, वरना वो बच सकते थे। जो लोग यहाँ जिंदा बचे बाद में, उनमें से एक थे सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने इस इंसिडेंट का बदला लिया। लेकिन 20-21 साल बाद जाके 1940 में, जब सरदार उधम सिंह जी ने लंदन के कैक्सटन हॉल में जाके जनरल डायर को गोलियां मारी, ये बदला था 20-21 साल बाद। सोचो वो आदमी कितना मन में परेशान हुआ होगा, उसने कितनी प्लानिंग की होगी, कहाँ से बंदूक अरेंज की होगी, उनके वहां एंट्री ली, उनके जैसे कपड़े पहन के, उनके जैसा कि भैया हाँ हम नॉर्मल कपड़ों में तो हमें इंडियंस को एंट्री ना दें, तो कितनी ज्यादा जुगाड़ किए होंगे, लेकिन बदला ले लिया सरदार उधम सिंह जी ने। पर बेटा उस बदले का फायदा क्या, आप सोचो, उसने जितने लोगों को मारा उनमें 70-75 साल के आदमी भी मारे उसने, बुजुर्ग। और उसने 6 हफ्ते का, सबसे छोटी जो डेड बॉडी मिली थी वो महज 6 हफ्ते, 6 हफ्ते पता है बच्चा कितना होता है, गोद में भी ऐसे पकड़ना पड़ता है कपड़े के साथ, गर्दन भी नहीं संभाल सकता। तो कितना भयानक कांड था, इसी को कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर वो लड़के यहाँ इकट्ठे ना हुए होते, ये राष्ट्रीयता की बातें ना हुई होती, तो शायद ये कांड ना होता। पर कुछ चीजें होनी में जो लिखा है वो होके रहेगा। ये 2 इंसिडेंट इकट्ठे हैं, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, और दोनों पंजाब के एरिया से संबंधित हैं, क्योंकि वहीं के वो सत्यपाल और सैफुद्दीन पकड़े गए थे, और ये बाग भी वहीं पर है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे। ठीक है, हाँ मैं क्लास के बाद मिल लूंगी उनसे। हाँ जिस नहीं, जो इस क्लास के बाद ब्रेक होगा ना, पंजाब से आए तो दूर से आए ना, इस क्लास के बाद ब्रेक होगा, 15 मिनट बाद वेट करा दो, मैं मिल लूंगी। उनको सुबह जल्दी निकलना है। चलो बेटा देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919, बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, अभी क्रांतिकारी गतिविधि क्यों बढ़ रही है समझ रहे हो, लाल बाल पाल, एनी बेसेंट, सबने एक बेस बना दिया ना भाई, 5 से और 19 तक। कहीं ना कहीं दिमाग बेटा बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जो बड़े लेवल पे काम करते हैं ना, खासकर जो पत्रकार होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, जो मीडिया में अच्छा लिखते हैं, इनकी बातें दबती नहीं है, विचारों के रूप में कहीं ना कहीं समाज में चलती रहती हैं। जैसे टीचर्स का और मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़िया हो सकता है अगर वो ठीक तरह से चीजों को डिलीवर करें। तो प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम में समाचार जो हैं, ये आप जानते ही हो इनका स्तर कितना गिर गया, और टीचर्स भी मैक्सिमम ये सोचते हैं कि यार मेरे सिलेबस से मुझे मतलब, मुझे क्या फर्क पड़ता है देश की राजनीति में क्या हो रहा है, और मेरे कहने से कौन सा राजनीति बदलनी है। एक्चुअली भगत सिंह ने कहा था कि अगर बच्चे जो है राजनीति को, इतिहास को, चाहे साइंस के बच्चे हो, इकोनॉमिक्स को, देश की को नहीं समझ पाते, तो ये टीचर्स का फेलियर है। बच्चों की बुद्धि का इतना विकास टीचर को ही करना है कि बच्चे राजनीति को, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मेरे देश का इतिहास क्या था, और मेरे देश की इकोनॉमी किस चीज से प्रभावित है, ये समझाने के लायक बनाए। पढ़ाना नहीं है, लेकिन बुद्धि इतनी विकसित करनी है कि ये सब समझ पाए। तो ये भगत सिंह के कथन है, आप उनकी सेइंग कभी कभी पढ़ेंगे तो आपको फील होगा वो 23 साल में कितना ब्रिलियंट था वो आदमी, उसको कितनी ज्यादा समझ थी लाइफ की, जरूरतों की, समाज में किस तरह के लोग हों, टीचर्स का क्या योगदान हो, यंग पीढ़ी क्या करे। जैसे इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना अपने आप में एक एग्जाम्पल है। ऐसे एक बहुत बढ़िया आदमी थे, ये अपने हरियाणा में थे, एक लोक संगीत में बड़ा नाम था दादा लक्ष्मीचंद, वो भी बड़े बुद्धिमान थे, 45 ईयर्स की एज से पहले चले गए, लेकिन थे वो बहुत बुद्धिमान। तो देखो क्या हुआ, बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, नाम है ये आदमी का, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा
रॉलेट एक्ट, सिडनी इसका नाम है। न्यायाधीश मतलब ये जज है। इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया ब्रिटेन में, जिसके सुझावों इन्होंने सुझाव दिए के आधार पर मार्च 19 को केंद्रीय विधान परिषद, हमारे यहाँ की उस टाइम की, आज जैसे लोकसभा तब, में रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम पारित हुआ। इसका मतलब इन्होंने ब्रिटेन में कोशिश की कि भैया इनके लिए ऐसा नियम बना दे कि इनको कुचल दो। शुरुआत में मैंने बताया ना, वीड्स को तुरंत उखाड़ दो, इनके लिए हम इसी तरह के थे। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे, जिसे किसको चाहेगी, किसी शांत आदमी को नहीं पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे जो इनको लगेगा हमारे खिलाफ बोलता है, लोगों को भड़काता है, लोगों को जगाने की कोशिश करता है, इसको उठा लो। तो जिसे चाहे, जब तक चाहे, 1 साल 2 साल इनकी मर्जी, और बिना मुकदमा चलाए कोई सुनवाई नहीं। आज ऐसा नहीं है बेटा, आज जिसे चाहे पुलिस पकड़ ले, मान लो पकड़ ले, 24 घंटे के टाइम में पुलिस को उसकी पेशी, अगर आसपास है तो पकड़ा हुआ, और अगर दूर से लाया गया तो आने जाने का टाइम माइनस कर देते हैं, उसकी पेशी करनी पड़ती है। 48 आवर्स हो मैक्सिमम, उससे कम कम में कर देते हैं, अगले दिन पेश कर देते हैं। 48 घंटे से एक भी घंटा ज्यादा ऊपर होते ही फिर पुलिस वालों पे केस बन जाएगा। आज हम कितने आजाद हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब देखो, आज क्या है, जिसे चाहे पकड़ ले, ठीक है, लेकिन जब तक चाहे तब तक नहीं पकड़ सकते, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी पड़ेगी। बिना मुकदमा चलाए कैसे, जेल में जा ही नहीं सकता। पुलिस पकड़ लेगी तो जेल में बंद नहीं करती पुलिस, पुलिस किसी को उठा लेती है ना, अगले दिन उसकी पेशी करती है मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीजें लाई जाती है, फिर मजिस्ट्रेट कहता है कि इसको रिमांड पे ले जाओ 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। इसका मतलब इससे आप कैसे भी उगलवाओ, उस रिमांड पे पुलिस बढ़िया पीटती है, और फिर पुलिस निकलवाती है कि तूने क्राइम किया है, मर्डर किया तो बता कहाँ किया, किस टाइम किया, कौन तेरे साथ था, कौन से साधन इस्तेमाल किए, पिस्टल कहाँ है, चाकू कहाँ है, तू के मतलब किस किस के साथ इन्वॉल्व था, और फोन किसको किया, सारी बातें। तो ये रिमांड का मतलब होता है मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि अब इससे पूछताछ कर लो। बिना मजिस्ट्रेट के कहे, बिना किसी को पेश किए पुलिस नहीं कहलवा सकती। और पुलिस अगर मान लो किसी को डरा धमका के लिखवा लेना कि हाँ जी मैं कबूल करता हूँ मैंने मर्डर किया, वो आदमी जाके मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत मुकर जाए कि मैंने नहीं कहा जी, इन्होंने मुझे दबाव में लिखवाया, मजिस्ट्रेट उसकी बात को मानेगा। पुलिस थाने में लिखी किसी भी बात की वैल्यू जीरो है। चाहे कोई आदमी कह दे हाँ मैंने मर्डर किया, मैं खुद ही बता रहा हूँ मैंने मर्डर किया, उसने बोल दिया, उसने लिख दिया, सिग्नेचर कर दिए, अगले दिन पेशी हुई, पुलिस ने कहा सर ये इसका वो है, अपने आप से हामी भरता है ये। पुलिस मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे हाँ भाई कहते हो, कहेगा नहीं मैंने तो नहीं कहा, इन्होंने मुझे मारा पीटा इसलिए लिखा। तो पुलिस को नीचे मानेंगे इसमें, और उस आदमी को, तो वे अपनी गवाही खुद दे। अब अगर उसकी बात में दम होगा तो मजिस्ट्रेट साहब उसको छोड़ सकते हैं, अगर वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो उसके ऊपर है। अगर उन्हें लगेगा ये गोलमाल कर रहा है, और बेटा ये मत सोचना कि मजिस्ट्रेट कच्चे आदमी होते हैं, उनका यही काम है, वो आदमी की आंखों को पढ़ लेते हैं कि ये चोर है और ये ठीक आदमी है, पहचान लेते हैं। कभी कभी गलती खैर हर इंसान से हो जाती है। आगे देखें, तो जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रहे, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून, यानी कोई वकील नहीं, अपील नहीं, दलील नहीं, ये तो काला कानून है। इसी को सिडनी रॉलेट ने दिया था, और वो न्यायाधीश रहे थे, सोचो खुद जज रहा है और तब ऐसा कानून बनाया। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 19 की तिथि को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक अखिल भारतीय ऑल इंडिया सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई। भाई पूरे इंडिया में सत्याग्रह करेंगे, गांधी ने कहा। इसे बाद में 6 अप्रैल 19 कर दिया कि नहीं अप्रैल में करेंगे। हड़ताल की चेतावनी दी गई अंग्रेजों को कि करेंगे हड़ताल। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। देखो इससे पहले ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था। एग्जाम में आ जाएगा कि हड़ताल शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो आप कहोगे रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल करनी थी। लेकिन गांधी को याद करो, पकड़ लिया, मैंने पहले ही पढ़ा है ना, गांधी ने कहा था मैं हड़ताल करवाऊंगा सार्वजनिक, पूरे देश की, पूरे देश हड़ताल कर देगा, सब कुछ रोक देंगे काम। तो सरकार ने पहली बार ये वर्ड सुना। पहले भी भूख हड़ताल की है, लेकिन वो भूख हड़ताल थी जब मिल मजदूरों के लिए बैठे थे। अब क्या किया है, सार्वजनिक हड़ताल पूरे देश की, गलत कानून के पक्ष में, तो गांधी जी को यहीं पकड़ लेंगे। 6 अप्रैल 19 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में, पंजाब मैंने बताया ना, हरियाणा भी पंजाब था, यहीं से पकड़े थे, दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जैसे गांधी ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन में से उतार लिए रेवाड़ी में, और वापसी की ट्रेन में बैठा दिए। तो गांधी की इंडिया में पहली एक तरह से अंग्रेजों ने जो पकड़े, ये पहली गिरफ्तारी। तो हड़ताल शब्द का पहली बार प्रयोग सार्वजनिक हड़ताल का, और गिरफ्तारी, ये दोनों रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के साथ हुए। नेक्स्ट पढ़े, 9 अप्रैल को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में, ये वही घटना है, दिल्ली में घुसने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया। लेकिन बढ़ते जन आक्रोश, जनता के आक्रोश के कारण मुंबई ले जाकर उन्हें छोड़ दिया गया। गांधी ने कोई क्राइम भी नहीं किया था ना, कोई मर्डर थोड़ी ना किया था, ये कह रहे थे मैं तो जाके हड़ताल करवाऊंगा, तो और पंजाब में जाऊंगा क्योंकि वहीं पकड़े हैं। तो पंजाब पहुंचने से पहले ही पकड़ लिए कि भैया इसको पकड़ लो, ये आदमी जो है लड़कों को भड़का देगा। 18 अप्रैल को सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया, सत्याग्रह सफल हुआ। इस एक्ट के तहत कोई कार्यवाही नहीं,
और 3 साल के बाद वापस ले लिया गया। अब क्या हुआ, भैया 3 साल बाद कि ठीक है वापस ले लो इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्ट जो था इसके तहत जिनको पकड़ा था उनको छोड़ दिया और 3 साल के बाद वापस कि भैया ठीक है और रॉलेट एक्ट खत्म करो। लेकिन उस एक्ट के चक्कर में जलियांवाला हो गया। अगर इनको ना पकड़ा गया होता सैफुद्दीन और सत्यपाल को, तो क्यों वो इकट्ठे होते वहां 10-20 लड़के, क्यों उनकी बातों से वो सब इकट्ठे होते, जैसे कड़ी जुड़ती चली गई ना। पर बेटा शायद ना क्रांति, गुस्सा, ये सब जरूरी था। अगर गुस्सा ना आता हम लोगों को तो शायद हम कभी कोशिश ही ना करते अलग होने की, आजाद होने की। वो गुस्सा जो मन में पैदा होना था उसके लिए कोई ना कोई तो कारण बनने थे ना। हाँ, दुख की बात है बहुत लोग इस तरह से मारे गए जिनको कि जीना था, जिनका हक था जीने का। लेकिन अगर आप देखो तो परिस्थितियां अपने आप बनती चली गई और ये परिस्थितियां ही एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगी जिससे लोगों के मन में आएगा कि हमें इनसे मुक्ति चाहिए, वरना आता ही नहीं। ठीक है, तो कार्यवाही नहीं, 3 साल बाद वापस ले लिया गया। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर इसकी आलोचना की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। पर गांधी तो पकड़ लिए। हाँ, सत्याग्रह और ये हड़ताल शब्द पूछेंगे तो यहाँ सत्याग्रह तो पहले, हड़ताल यहाँ। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा में जमनालाल दास, अमीर आदमी थे, द्वारका दास, शंकरलाल पेंकर, पेंकर है सोचो कितने रुपए होंगे, उमर सोमानी, वीजी हार्निमन, ये बड़े बड़े लीडर्स थे। यानी अब गांधी को अमीर और बड़े लोगों का साथ मिलने लग गया। ये सब पैसे वाले आदमी थे। बेटा राजनीति में पैसे के बिना कुछ नहीं है। सिर्फ आपका मन साफ होने से राजनीति में आप नहीं आ पाएंगे। राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पीछे बैक है कि नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा था। ये पहला राष्ट्र स्तरीय आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। कौन सा था ये? अगर देखे तो जलियांवाला बाग, लेकिन जलियांवाला बाग नहीं है ये, रॉलेट एक्ट। और गांधी जी इसमें खुल के सामने नहीं आए, इसलिए पहला आंदोलन हम बेसिकली मानते हैं असहयोग को, नेशनल लेवल का बड़ा आंदोलन। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको ये क्यों लिखा है समझ रहे हो, राष्ट्र स्तरीय? क्योंकि इसके खिलाफ गांधी जी ने सार्वजनिक हड़ताल पूरे देश में कहा था कर दो, रॉलेट एक्ट पूरे देश में आना था। पर अभी लोग सड़कों पे नहीं उतरे हैं, ये तो मार दिए यहाँ के लोग। वो तो एक स्पेसिफिक कारण था, भाई इस दिन त्योहार पे लोग इकट्ठे हुए, वरना 10-20 लड़कों का क्या ही बिगड़ना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 19, ये बड़ी घटना थी। पंजाब के लोकप्रिय नेता किचलू और सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के लिए 10 अप्रैल, 10 से 13 के बीच की घटना है ये, निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया। ये पुलिस की गलती है जिसका बदला उस औरत से लेंगे, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। 12 अप्रैल को सेना बुलानी पड़ी, क्योंकि 10 को तो इन्होंने ये किया, इन्होंने हमारे यहाँ के लोग मारे ना, 11 को उस औरत को लोगों ने मारा पीटा जिसका वो स्कूल था। तो 12 तारीख को इन्होंने कह दिया कि भैया सेना भेज दो, यहाँ के लोग जो है ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। 12 के बाद घटनाएं खराब होती चली गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में 10 अप्रैल के गोलीकांड और दो नेता पकड़े थे ना, किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। वो सभा थी 10-20 लोगों की, लेकिन उसमें वो सारी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई आप कारण जान गए, क्योंकि सब लोग खाली थे। भैया कोई आदमी वहां बोल रहा है जाके मैं भी सुन लूं, होता है ना। वो सारी भीड़ लड़ने नहीं आई थी। शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी। करीब 1000 लोग मारे गए। अब ये भी बड़ा डिस्प्यूट है, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 1200, कोई कहता है 400। अंग्रेजों ने कहा बहुत थोड़े मरे, हमने कहा बहुत ज्यादा मरे, और जो स्पेशल पंजाब के लिए काम करते थे वो कहते थे इससे बड़ी संख्या थी वो। हमारे एक बड़े लीडर हैं CF एंड्रयूज, नाम से अंग्रेज लग रहे हैं, इंडियंस के लिए काम किया। दीन बंधु, गरीबों के भाई, नाम देखो दीन बंधु, ये उपाधि है। दीन के भाई, गरीबों के भाई, CF एंड्रयूज, गरीबों के भाई, नाम अंग्रेज जैसा है, एंड्रयूज। इन्होंने सत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी। तो एक विदेशी नाम वाला आदमी कह रहा है कि जानबूझ के किया है ना अंग्रेजों ने, इनकी प्लानिंग थी। क्या ये नहीं जानते थे कि भैया इस टाइम पे लोग इकट्ठे होंगे? इन्होंने क्यों गोलियां चलवाई? क्या वो सारे क्रांतिकारी थे? क्रांतिकारी तो 10-20 थे, उनमें से भी कुछ तो बच ही गए, कौन सा सारे मार दिए? ये निहत्थे लोग, 1.25 महीने का बच्चा, 6 हफ्ते का बच्चा क्या होता है, उसने क्या कर दिया था? उसका परिवार मर गया, वो बच्चा मर गया। 80 साल के बुजुर्ग ने क्या कर दिया था? उन आदमियों ने क्या किया था जो बेचारे कल तक तो खेत में गेहूं काट रहे थे, आज खुशी मनाने परिवार के साथ है, तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? तो इन्होंने कहा एंड्रयूज ने कि जानबूझ के की गई हत्या है। ब्रिटिशर्स के हाउस ऑफ कॉमन, उनकी लोकसभा, इसकी बेइज्जती हुई कि एक सदस्य ने कहा ऐसी बर्बरता की मिसाल संसार में कहीं भी मिलना कठिन है। यानी वहां भी बेइज्जती हुई है। पर पता है क्या प्रेजेंट किया कि अरे इसने जो ये आदमी है, क्या नाम है इसका, आपका डायर, इसकी बड़ाई की। कुछ लोगों ने कहा क्या हुआ, देशभक्ति से प्रेरित था ये, इसलिए इससे गलती से ऐसा हो गया। जैसे गलती से एक आदमी मरता है, दो गलती से हजारों आदमी मर जाते हैं।
इतनी गलती कर सकता है कोई आदमी, इतना कितना गुस्सा है तो एक आधे आदमी को मार देता, 5-10 को मार देता। क्या इतना पागल है कि अंधाधुंध गोलियां चलवा दी? और कितनी बड़ी पोस्ट पे इतने पागल को क्यों बैठा रखा है? हमने तो कहा था कि ये घटिया है, लेकिन अंग्रेजों ने पर्दा डाल दिया, कह गया कि नहीं नहीं, ये देशभक्ति से अपने अपने देश की बुराई नहीं सुन पाया, इसलिए ऐसा कर दिया। सब दिखावटी बातें थी। हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। अब टैगोर इस टाइम तक बड़े आदमी हैं, क्योंकि टैगोर नोबेल ले आए। टैगोर की कीमत है। टैगोर ने एक तरह से विरोध दिखाया कि अंग्रेजों, तुम लोग वैसे तो दुनिया में ऐसा कहते फिरते हो कि इंडियंस बड़े काबिल हैं, फिर तुमने क्या किया? तो उन्होंने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी में मेंबर थे हमारे शंकर नायर। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि मुझे काम ही नहीं करना। जिस देश में मेरे लोगों की इतनी भी इज्जत नहीं है कि कम से कम उनको जिंदा ही रहने लेते हैं, मैं उस देश की कार्यकारिणी में वायसराय की बैठक में बैठ के मीटिंग में कर क्या लूंगा? यानी बड़े आदमी टैगोर और शंकर नायर, एक ने उपाधि वापस लौटा दी, एक ने त्याग पत्र दे दिया। सरकार द्वारा इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी अंग्रेजों ने बनाई। भाई हमारा एक हंटर नाम का आदमी आएगा, वो जांच करेगा किसकी गलती और कितनी गलती। हंटर कमेटी अंग्रेजों की है। वो क्यों लिखेंगे कि हमारे अंग्रेज ने गलती की? वो लिखेंगे भाई ये देशभक्ति से प्रेरित था, इससे छोटी सी गलती हो गई। तो गांधी जी ने कहा तुम तो लिपापोती करोगे, हमारी कमेटी बनेगी। गांधी और 2-3 लोग थे और उस पर लिखा कि एक एक पन्ने पर लिखा कि बहुत ही घटिया नीच काम किया इन्होंने। हंटर कमेटी अच्छा अच्छा लिखेगी। अपने रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ, अंग्रेजों का कानून, सेना का कानून लगाना और भीड़ को नियंत्रित, देखो कारण क्या बताया, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था। अब इनकी भाषा देखो कि जरूरी था मारना। गोली चलाए थे एक दो पे ना, हजारों पे। लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा। देखो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ऐसे दिखाएंगे कि इससे गलती हो गई। लिखा है डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा। यहाँ लिख दिया गोली चलाना जरूरी है, फिर कह रहे हैं कर्तव्य को और तर्क संगत आवश्यकता जिसकी जरूरत नहीं थी से अधिक बल का प्रयोग किया। इस आदमी को नेगेटिव भी कह रहे हैं तो इतने अच्छे तरीके से कह रहे हैं शब्दों को पिरो के कि आदमी को लगा यार बेचारे से गलती हो गई। जैसे इतने सारे लोगों को मारना बेचारा थोड़ी ना हो सकता है, बेचारा तो एक दो को मारेगा। वर्ड्स देखना, गोली चलाना आवश्यक था, अपने कर्तव्य को गलत समझा, तर्क संगत आवश्यकता से ज्यादा बल का प्रयोग किया कि इतनों को मारने की जरूरत नहीं, तो उसको भी बड़े अच्छे शब्दों में। फिर भी उसने ईमानदारी, देखो फिर पॉजिटिव, ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। तो ईमानदारी के साथ तो भगत सिंह भी बहुत कुछ चाह सकते थे, ईमानदारी के साथ तो लाल बाल पाल भी कर सकते थे। जब उनके काम थे तो ये वर्ड भूल जाते थे, तो ये उग्रवादी कहते थे। अपने आदमी की जब रिपोर्ट लिखनी थी तो कहीं भी ये नहीं कहा कि वो पागल है, गुस्सैल है, उसका दिमाग चला हुआ है या वो हद से ज्यादा। कहाँ लिखा हद से ज्यादा? लिखा है तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल। ये वर्ड आपको दिखा रहे हैं कितनी लीपापोती कर रहे हैं। उसके घटिया कांड को छिपाने के लिए तरीका है, शब्दों का सारा खेल तरीके का है ना। अब कोई आदमी कहे कि तुम जानवर हो तो आदमी को गुस्सा आएगा कि तू तो जानवर है, पशु है। कोई कहेगा तू तो शेर है तो खुश हो गया। वही ना कहावत की, आदमी अजीब प्राणी है, उसको शेर कहो तो खुश है और गधा कह दो या जानवर कह दो तो दुखी है। तो यहाँ यही तो है जो इस आदमी ने किया। उसके वर्ड्स कितने अच्छे पिरोए ना कि तर्क संगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग कर लिया। सीधे कहो कि गलत किया, वो नहीं लिखा। तो ये नेगेटिव नहीं लिखा, अच्छा अच्छा लिखा। और उसको तो ईमानदार बता रहे हैं ये। हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इनको ईमानदार नहीं लगे थे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को गांधी ने पन्ने दर पन्ने, हर पन्ने पे निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी कि ये बहुत ही घटिया है और लीपापोती करते हैं, झूठे हैं ये, एक नंबर के झूठे। ठीक है। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन, अब देखो कांग्रेस अपने हिंदुओं की, भैया ठीक है तुम आओ हम भी करेंगे जांच। एम हिंदू महासभा के मेंबर थे कि अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। ये हमने पर्सनल की है, सरकार ने नहीं की। समिति के अनुसार मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी मुस्लिम है, तैयब जी। तो ये सोचो, तैयब जी, सीआर दास, महात्मा गांधी, सब पढ़े लिखे काबिल आदमी, विदेशों में जा जाके पढ़ने वाले। और जयकर, एम.आर. जयकर, ये सब आदमी, इनमें हिंदू भी है मुस्लिम भी है, सबको, क्योंकि भैया मरने वाले दो लड़के जो थे जिनको पकड़ा था, एक तो सैफुद्दीन थे मुस्लिम और एक सत्यपाल हिंदू। तो हम सब ने मिलकर अपनी कमेटी पर्सनल बनाई, हमने अंग्रेजों की नहीं मानी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा की। अब हम लिखेंगे तो निंदा ही करेंगे। और उस पर विवेकहीन होकर, वो क्या कह रहे थे, राष्ट्रभक्ति, कितना अच्छे वर्ड थे, ईमानदार। हमने क्या लिखा, विवेकहीन, जिसमें सोचने समझने की क्षमता ना हो, मोटी अकल, जिसको हम लोग कहते हैं मोटी अकल है, हमने ये लिखा। विवेकहीन होकर भावावेश की, इतना इतना इमोशनल हो गया तू, के कदम उठाने का आरोप लगाया। हमारी भाषा देखो, आरोप। हमने उसको ये कहा इसने क्राइम किया है और हम खुलेआम कहते हैं कि क्रिमिनल है। और इसने ऐसा कोई, इसमें एक भी वर्ड देखो पॉजिटिव नहीं लिखा। क्या लिखा, निंदा की हमने और ये कहा कि विवेकहीन है ये और इसने गलत तरीके से गलत डायरेक्शन में कदम उठाया। ये किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने। मेंबर्स कौन कौन थे, महात्मा गांधी खुद थे मेंबर,
नेहरू, ये अपना बड़े वाले नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास तैयब जी, सारे बड़े-बड़े लीडर्स, नेगेटिव लिखी हमने। उनकी हंटर कमीशन को हमने कहा लीपापोती कर दी इन्होंने, अच्छे शब्दों में लिख दिया कि हमारे वाले से गलती हो गई, ये तो देश प्रेम में, ईमानदारी में थोड़ा-सा ज़्यादा बल इस्तेमाल कर गया, ये तो बड़ा पॉजिटिव है। ये किसी ने नहीं कहा कि ये नीच है, घटिया है, इसने एक सवा महीने का बच्चा तक भी नहीं छोड़ा, इसमें दया भावना है ही नहीं। ठीक है? खिलाफत आंदोलन, अब खिलाफत अभी नहीं पढ़ाऊँगी, आज इतना ही करते हैं। हमने कहानी सुन ली, अब कल से ना बड़े आंदोलन शुरू हो जाएँगे। ये है नेशनल मूवमेंट, बड़े-बड़े आंदोलन हैं सारे। चलो कल पढ़ेंगे इनको।